बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा ज़ीशान। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत अरसे के बाद आपके साथ इस तरह से एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई ताज़गी के साथ, एक नए एहसास के साथ मुलाकात हो रही है। गो कि मेरा और आपका साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में ज़रूर था। और इस प्रोग्राम के हवाले से जैसे कि हमारे बहुत सारे नाज़रीन जानते हैं कि जो हमारी दस्तूर की सीरीज़ थी, ये मिलती जुलती सीरीज़ ही है। बहरहाल इसमें भी बहुत सारे नए फॉर्मेट्स जो हैं वो हम लेकर आ रहे हैं और इसमें आपकी शमूलियत, आपका साथ जो है वो मेरे साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप ही की बदौलत हम लोग अपनी जो ट्रांसमिशन को इम्प्रूव कर पाते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव कर पाते हैं। और इस हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं वो सिग्नेचर टॉक में आपको देखने को मिलेंगे। मुख्तलिफ शख्सियात इसमें शामिल होंगी। और जो सबसे बड़ा हमारे एक जो हमेशा से इस्लाम चैनल की भी एक कोशिश रही है, वो कम्युनिटी में अपना एक किरदार अदा करने का है। और हम सब यही चाहते हैं कि इनफरादी किरदार जो है वो अपना अपना अदा करें, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को अदा करें। आज के इस खास प्रोग्राम में सिग्नेचर टॉक के इस पहली एपिसोड को हमने 2 हिस्सों में तब्दील किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरह से हमने देखा है कि ओवरसीज़ की वोटिंग के हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो एक असम्बली के इजलास में एक करारदाद भी मंजूर की गई कि जिसमें हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि इसको फ़िलहाल जो है परसू नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये करारदाद लाई गई थी और इसको मुत्तफ़िका तौर पर दोनों ऐवानों ने, ऐवान बाला ने और ऐवान ज़ेरी ने, यानी कि सेनेट ने और कौमी असम्बली ने जो है इसको मंजूर कर लिया। इस हवाले से टोटल जो 42 के करीब एतराज़ात जो हैं वो सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब की जानिब से भी लाए गए थे। उन्होंने कहा कि ये जो 17 एतराज़ात मैं दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि आखिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको वोटिंग राइट क्यों नहीं दिया जा सकता है। इस हवाले से ये भी बात की गई कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, जब साबका हुकूमत ने उस पर इतना काम किया है तो क्या वजह है कि इसको हम ठीक तरीके से आगे परसू नहीं कर सकते हैं। बहरहाल 42 के करीब जो एतराज़ात थे वो लाए गए। जो इलेक्शन तरमीमी बिल था उस पर 17 एतराज़ात किए गए। इसके अलावा 25 के करीब एतराज़ात जो थे वो एहतसाब तरमीमी बिल 2002 का, जिसको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस कहा जाता है, उस पर भी की गई है। उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ सवालात उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो नई आने वाली हुकूमत है उसने आते ही इन 2 मौज़ूआत को पकड़ा है। ये 2 वो चीज़ें हैं कि जिस पर साबका हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिलाय कर रही थी। बहरहाल आज के इस खास प्रोग्राम में दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इस हवाले से कि जो हमने देखा है कि बरतानिया में जो एक कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस जो है वो बनकर सामने आया है। हम सब जानते हैं कि कोरोना के जो 2 साल हैं, जो कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन की जो सूरत हाल है, लोगों ने घरों से काम किया है और बहुत सारे मसाइल मुआशी भी रहे हैं। 2008 के बाद से अब तक जो बैंक का भी बहुत सारा नाज़रीन हमें याद है कि जिस तरह से बैंकों का भी एक बहरान आया, उसको रिकवर करने में लगभग तकरीबन 10 साल का अरसा लगा। और अब जबकि 2 साल सब कुछ बंद रहा, गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ जो ग्रांट्स हैं वो दी गई, सेल्फ एम्प्लॉयड हों या कि अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आपको फरलॉक स्कीम दी गई। अब ये हुकूमत का कहना है, कंजर्वेटिव की जो टोरी हुकूमत है, इनका ये कहना है कि दिस इज़ नाउ द टाइम टू गेट इट बैक। यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमने देखा है कि इम्प्रूवमेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई भी एक आलमी मसला बनता चला जा रहा है। बहरहाल उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है, आप चेयरमैन हैं इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल के, और जो हमारा टॉपिक है यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो वोटिंग राइट्स के हवाले से, उसमें इनकी रेलिवेंसी ये है कि इनकी तंजीम ने यह फैसला किया है कि ये पाकिस्तान में जाके अदालत उज़्मा में एक रिट दायर करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि अपना इतना सरमाया भिजवाते हैं पाकिस्तान में,
क्या वजह है कि जो मौजूदा हुकूमत ने ये कदगन लगा दी है कि वो वोट नहीं दे सकते हैं? तो इस हवाले से बात करेंगे कि क्या इनका मंशूर है, क्या किस तरीके से ये बात को लेकर चलेंगे और इनको किस किस जमात की सपोर्ट हासिल है। गो कि इस तरह की जो नॉर्मली तंजीमें हैं वो इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन बहरहाल अमजद साहब को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अमजद अली सही साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। जीशान, थैंक यू वेरी मच कि तुमने काफ़ी अरसे बाद जो है दोबारा से प्रोग्राम शुरू करें। और मैं होप करता हूँ कि तुम्हारे प्रोग्राम जो है काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। तुम पहले बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोग्राम कर चुके हो, तो आई होप कि दैट विल बी अनदर सक्सेसफुल प्रोग्राम। जीशान, जो आज का आपका टॉपिक है, जिस सवाल पे आपने ये डिस्कशन करा है, ये देखिए बड़ा सेंसिटिव इशू है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईपीसी जो हमारी इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल यूके है, वो एक रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है और रिप्रेजेंट करती है जितने भी यूके में लिविंग करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी प्रोफेशनल, उनको और बिजनेस कम्युनिटी को। हम अपने प्लेटफॉर्म में उन सारे लोगों को एक यूनाइट कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म में जमा कर रहे हैं ताकि हम एक आवाज़ बन सकें। हम इनके रिसोर्सेज को जो है एक प्लेटफॉर्म में लाना चाहते हैं ताकि एक कंबाइंड रिसोर्सेज से, नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से और एक्सपीरियंस से हम दूसरे पाकिस्तानी को जो पाकिस्तान में बैठे हैं उन्हें बेनिफिट कर सकें। इसके साथ जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उसे हम इंटरेक्ट कराते हैं पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से, और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को हम यूके के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं इनके साथ और एमपी के साथ कनेक्ट कराते हैं ताकि उनको फैसिलिटेट करा जाए टू इम्प्रूव देयर बिजनेस। ये तो हमारा एक तंजीम का स्ट्रक्चर है। अरे जहां तक लेकिन आप किसी सियासी जमात ने तो स्पॉन्सर नहीं कर दिया आपको अमजद साहब। बहुत सारी बातें फिर ये भी होती है ना, जब बहुत सारी तंजीमें आती हैं बैरून मुल्क से, तो सबसे पहला एलिगेशन ऊपर ये लगता है कि इनको किसी पुष्ट बनाई हासिल है किसी सियासी जमात की। तो ऐसी कोई बात तो नहीं है? नहीं, देखिए हमारी जो तंजीम जो है एक टोटली नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस पार्टी है, और हमारा रिलीजियस से और पॉलिटिक्स से जो है दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। एक चीज हमारे सारे प्रोफेशनल, आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, जितने भी प्रोफेशनल और पढ़े लिखे जो लोग यूनाइटेड किंगडम में और ओवरसीज में रहते हैं उनको ये जी। मालूम है कि पॉलिटिक्स और रिलीजियस इंसानों को डिवाइड करती है। हम्म। और खासतौर पे हम जो इस मुल्क के दयार में रह रहे हैं, अगर यहाँ पे भी हम पॉलिटिक्स करेंगे, रिलीजियस करेंगे, तो बजाय यूनाइट होने के, एक साथ सेलिब्रेशन करने के, खुशियां मनाने के, हम एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। तो ये हमारा कतई इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल क्लीन प्लेटफॉर्म है, और उसी प्लेटफॉर्म से हम सारे पॉलिटिकल विंग्स को भी, रिलीजियस पार्टी को भी अपने साथ मिलाते हैं। उनको भी कहते हैं कि भाई वी आर नॉन पॉलिटिक, कम से कम इस प्लेटफॉर्म में हम यूनाइटेड होकर अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं। और राइट हम राइट। अच्छा ये बताइएगा कि इस हवाले से बिल्कुल आपका ये एक अच्छा एक स्टेप है आपके इस तंजीम का, इस हवाले से कि आप ये चाहते हैं कि ओवरसीज़ को जो एक उनका राइट है, वोटिंग राइट है, वो मिलना चाहिए। तो ये बताइएगा कि आपने क्या इसको सिर्फ वोटिंग राइट तक रखा है, या क्या आप रिप्रेजेंटेशन जो ओवरसीज़ की पार्लियामेंट में है उसको भी शामिल कर रहे हैं अपनी इस हवाले से रिट में? जो देखिए जीशान, ये मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ। एक चीज जो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त की जो करंट गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तानियों को और ओवरसीज को एक तरह से जो है ना धोखा दे रही है। धोखा देने का सेंस इस तरह से कि जो हम पाकिस्तानी नहीं, हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत तो अमजद साहब ये कहती है कि अभी वसाइल हमारे पास मौजूद नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट को साथ में लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि अभी उस तरह से हमारे पास जो इक्विपमेंट हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो मौजूद नहीं है। क्योंकि साबका हुकूमत इस हवाले से काम करके गई थी। उनका ये कहना था कि परसू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को वो बुनियाद बना रहे हैं। तो ये बताइएगा कि अगर, तो हम इसको एक स्टेप अहेड चलते हैं, अगर इस हवाले से आप ये समझते हैं, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है असम्बली में भी इस हवाले से फैसला किया जा चुका है, सेनेट और कौमी असम्बली ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है। गो के सदर पाकिस्तान की जानिब से जो एतराज़ात किए गए उसको आर्टिकल 75 का हवाला दिया गया। आर्टिकल 75 की जो शिक 2 है उसका हवाला दिया गया आईन पाकिस्तान 1973 का, कि ये सदर पाकिस्तान जो हैं उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। वो सदर पूरे पाकिस्तान के हैं, किसी एक सियासी जमात के नहीं है। तो अगर वहाँ पर जो एतराज़ात सदर पाकिस्तान की जानिब से लाए गए उनको मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया, तो आप समझते हैं कि तंजीमों की इस हवाले से कोई वैल्यू होगी? उनकी कोई जो एक उनकी डिमांड होगी उसको सुना जाएगा? देखिए, ओवरसीज जो है एक बहुत बड़ी पावर है। ओवरसीज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, पाकिस्तान में जो दूसरे एक फैमिली के सपोर्ट पैकेज में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको ना एक चीज थोड़ी बहुत क्लियर कर देता हूँ कि जो पाकिस्तान में एक कंफ्यूजन पैदा करी जा रही है। देखिए, जो ओवरसीज रहते हैं मेजोरिटी मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनके पास कोई अरब कंट्री की नेशनलिटी नहीं है। बहुत सारी ममालिक जो है अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि साउथ अफ्रीका में रहते हैं, उनके पास पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर है, उनके पास कोई साउथ अफ्रीका की मेजोरिटी के पास नहीं है। इस यूरोपियन ममालिक में बहुत
बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे जो है एक अपने फैमिली पैकेज में आए, बहुत सारे असाइलम सीकर हैं। तो आधे से ज़्यादा लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट या कैनेडियन पासपोर्ट या अमेरिकन पासपोर्ट नहीं है। एक 20-30% जो पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है ओवरसीज की, जो पाकिस्तान है यहाँ पे, उनके पास बेशक पाकिस्तानी के अलावा ड्यूल नेशनलिटी यानी कि ब्रिटिश नेशनलिटी, लेकिन जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं होल्डिंग पाकिस्तानी पासपोर्ट, ये उनका और हमारा एक राइट है बीइंग ए पाकिस्तानी, के जिस तरह के हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी लैब कार्ड, पाकिस्तानी में प्रॉपर्टी रखते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पाकिस्तान में रेवेन्यू भेजते हैं, ये हमारा राइट है। ये तो गवर्नमेंट का राइट है टू फैसिलिटेट अस टू गिव अस वोटिंग, जिसका गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है टू ट्रांसफर अस मनी टू पाकिस्तान। वो रोशन डिजिटल अकाउंट, तो भाई वाई डिजिटल रोशन डिजिटल अकाउंट, ताकि हमें फैसिलिटेट करते हैं, ताकि वी ट्रांसफर अवर मनी इन पाकिस्तान। वाई वी ऑफर दिस ओवरसीज हाउसिंग सोसाइटी, ताकि हम यहाँ पे पैसा लेके आए और वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करें। वाई दे फ्लोट द बॉन्ड, ताकि हम यहाँ से पैसा इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान की जो करेंसी है, जो बॉन्ड है, उन्हें खरीदें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करें। देखिए, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है इकोनॉमिक सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में, प्रॉपर्टी सेक्टर में, और लाइकवाइज दे फैसिलिटेट ओवरसीज पाकिस्तानी टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट इन पाकिस्तान। अब मेन जो है ये नहीं कि ये वो लोग ये नहीं कह रहे कि आप वोट नहीं दे सकते, बेशक वो एग्री करें आप वोट दे सकते, लेकिन आपको वोट देने के लिए पाकिस्तानी जाना पड़ेगा। देखिए, ये तो पॉसिबली मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट, हम यही कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी, जो 1 मिलियन के करीब या तकरीबन 7-8 मिलियन करीब जो ओवरसीज रहते हैं, उनके पास ये सिचुएशन नहीं बनती कि वो पाकिस्तान में जाएं एक खास वक्त में सिर्फ वोट करने के लिए। ना तो उनके पास छुट्टियों का टाइम होता है, एक्सपेंस है, कॉस्ट है, उनकी फैमिली है, तो ये पॉसिबल नहीं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटेट करे ओनली विद 2 वेज है, या तो पोस्टल वोट का, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक अमेरिकन, यूरोपियन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्री, वो आपके पास पोस्टल वोट करती हैं। अगर आप डिजिटल वोटिंग पे एतमाद नहीं करते तो आप पोस्टल वोटिंग करें। और डिजिटल वोटिंग जो है एक क्वाइट सेफ सिस्टम है, इसको खामखा क्रिटिसाइज करा जा रहा है। एक मशीन के जरिए आपका वोट ट्रांसफर हो रहा है और वो चीज बैलेट उस वक्त खुल रहा है द डे ऑफ वोटिंग। और जो लोग इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं या जो ये आपको सिस्टम टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है इस बात के कि ना ये वोट जो है वो लेकिन सिक्योर लेकिन है। हमजा साहब, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नाकदीन तो फिर ये भी कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि 7 समुंदर पार रहते हैं, उनके सारे स्टेक्स वो बाहर के ममालिक में हैं, वो किस तरह से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, एक आम आदमी के क्या मसाइल हैं। और अगर वहाँ के जो लोग हैं उनके वोट को इक्वलेंट कर दिया जाए जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ, तो वो कहते हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होती है कि उनके मसाइल का अहाता शायद ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं कर सकते। ये एक स्टेटमेंट है जो कि एक सियासी जमात के साबिक वजीर भी रह चुके हैं, चले मैं नाम उनका नहीं लेता, उनकी जानिब से कही गई, नाम ले लेता हूं, चले एहसन इकबाल साहब ने, चूंकि जी अखबार में तो बयान आ गया, नाम ले सकते हैं। एहसन इकबाल साहब ने ये बात की कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बेहतर अंदाज में शायद मसाइल को नहीं समझ सकते। तो आप समझते हैं इस क्रिटिसिज्म को में कहीं ना कहीं इस पर कोई वैल्यू है, इसमें कोई बात की जा सकती, कोई वजन है इस बात में? देखिए, ये बेवकूफ़ी की इंतहा है। जितने भी पाकिस्तानी हैं इस वक्त पिछले 5-10 साल में ओवरसीज में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आ चुकी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि अब पाकिस्तानी औरतें, वाइफ, सिस्टर, डॉटर, बच्चे, ये सब जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्व हैं। ये पाकिस्तान में इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तानी खबरें देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, लिबास खरीदते हैं। एक शादियों में वही सिस्टम को, ट्रेडिशन को, कल्चर को फॉलो करते हैं। तो एक बेवकूफ़ आदमी किस तरह कह सकता है कि हम डिसकनेक्टेड हैं? अगर हम डिसकनेक्टेड हों तो अपनी जो जनरेशन को किस तरह हम तैयार करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी कल्चर एंड इस्लामिक कल्चर, वैल्यूज को हम कैरी कर रहे हैं, हम अपने कल्चर को कैरी कर रहे हैं, हम अपनी जबान को कैरी कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली को इनकरेज करते हैं कि आप पाकिस्तानी ड्रामे को देखो, ये पाकिस्तानी सिस्टम को देखो। यहाँ पे मेले लगते हैं, टॉक शो होते हैं, यहाँ पे कंसर्ट होते हैं, लोग भरे होते हैं। तो ये कोई नहीं कह सकता अपनी प्रोटेक्शन के लिए। मसला ही कि फेयर है कि जो ओवरसी जो ये बात कर रहे हैं उनको ये फेयर है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं, चूंकि ये डेमोक्रेटिक हैं, इनके पास एक पॉलिटिकल विजन है, इनके पास एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आ चुकी है, हो सकता है कि ये अपना वोट खास करें तो हो सकता है उनके फेवर में हो।
एक डिसकनेक्टिविटी है। नहीं, लेकिन जो लेकिन जो ये अभी तक तो देखिए ना, ये अमीर साहब अभी तक तो ये एक मिस्ट्री है, ठीक है। इसको मैं कहूँगा कि ये एक सस्पेंस रखा हुआ है। अभी एक जमात की जानिब से ये कहा जाता है कि जी अगर आप वोटिंग का राइट देते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को तो सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। लेकिन देखिए ये एक जमहूरी एक हक है ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को, अगर हम इस तरह से देखते हैं कि ये किसी एक सियासी जमात जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो कोई जमात ये क्लेम नहीं कर सकती कि अगर आपने एक दफ़ा ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट दे दिया तो हमें फ़ायदा होगा, या शायद आप इस वजह से उनको वोटिंग राइट नहीं दे रहे हैं कि शायद आपकी इसमें मुखालफत होगी, आपको वोट कम पड़ेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो पब्लिक इन लार्ज है उनका बेनिफिट देखा जाता है, और वहां पे हमारे भी इदारे काम करते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर है। उनकी जानिब से भी ये एक रिपोर्ट लाई गई है, उनकी जानिब से ये बात की गई है कि अभी हमारे पास वसाइल नहीं है। और ये बात अमजद साहब ये कहीं ना कहीं एक हकीकत है। शायद हम चूंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हमारा ताल्लुक है, वहां अभी जो मसाइल हमने जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, शायद हमारे पास उस तरह से इक्विपमेंट में या कि तैयारी में हो सकता है कुछ वक्त दरकार हो। तो अगर पॉजिटिव साइड में देखें तो कहीं ना कहीं उनकी बात में भी तो लॉजिक है अमजद साहब। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जितने भी 8-9 मिलियन के करीब जो ओवरसीज हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। कोई पंजाब से आया हुआ है, कोई सिंध से आया है, कोई बलूचिस्तान से आया हुआ है, कोई शहरों से आया है, कोई गाँव से। मेजॉरिटी लोग जो है ना मुख्तलिफ इलाकों से आए। अगर ये लोग वोट कास्ट करेंगे, अगर ये अपना डिजिटल वोट या फिर बैलेट वोट करेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 10 मिलियन यानी कि तकरीबन 70-80 लाख जो वोट हैं, वो किसी एक हल्के में जाके पड़ जाएंगे और 5 लोग जो है एमपीए बन जाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि लंदन में आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो एमक्यूएम के सपोर्टर हैं, बहुत सारे लोग नवाज शरीफ साहब की पार्टी के चलें चलें, नाम ना लें, किसी सियासी जमात का नाम ना लें जी। बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ पार्टियों से जी एसोसिएटेड हैं, और जब आप उनके प्रोग्राम देखते हैं तो आप हजारों की तादाद में उनके सपोर्टर देखते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये मेरा राइट है। देखिए भाई, इस तरह से जो एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के हेड यहाँ पे मौजूद हैं, वो उनका राइट है। अगर यहाँ पे किसी मजबूरी से रह रहे हैं, या बहुत सारे लोगों ने असाइलम लिए रखा है, ये स्टूडेंट है या कोई अपने फैमिली के सेटलमेंट आए, ये उनका राइट है कि अपना वोट को एक्सरसाइज करें। बिल्कुल। आप ये देखें, इस वक्त दो सूरत हाल है हमारे एज ए बीइंग पाकिस्तान। हमें डबल फेज दे दिया गया है। आप हमें रेवेन्यू भेजें, आप पाकिस्तानी बॉन्ड खरीदें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरह से सपोर्ट करें। दूसरी तरफ से ये है, हमारे साथ ये होता है कि हम आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम आपको जो है ना ओवरसीज का राइट नहीं देंगे, हम आपकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, हम आपकी फैमिली को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपके साथ वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम आपके साथ कोई लीगल सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये देखिए, दो एक फिल्में एक साथ चल रही हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। अगर आप ओवरसीज को सही यूज करना चाहते हैं, इन्हें रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, इनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में एनकरेज करना चाहते हैं, तो आपको उनको रिस्पेक्ट, उनको वोटर राइट देना चाहिए। देखिए, आज मैं पाकिस्तान से कनेक्ट हुआ हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वोट देना चाहता हूँ। लाइकवाइज मेरा चाइल्ड जो है वो ग्रोइंग अप हो रहा है, उसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो वो किस तरह पाकिस्तान से कनेक्ट होगा 8-10 साल के बाद, जब तक कि उसको यही नहीं पता मेरा राइट टू वोट है, मैं पाकिस्तान में वोट डालूंगा, मैं किस तरह मैं लोगों को सर्च करूं कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं। देखें, ये इंफॉर्मेशन, ये सर्चिंग, ये कल्चर, ये हमारी जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अपनी लेकिन अमजद साहब जनरेशन एक बात ये भी तो की जाती है ना दूसरी जानिब से, कि ये कहा जाता है कि जी ठीक है वोटिंग राइट्स जो हैं वो होने चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो इस मुल्क का भी कहीं ना कहीं कर्ज हम सब पर है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ की फैसिलिटीज़ को हम यूज़ करते हैं। तो आप नहीं समझते कि ठीक है सियासी निज़ाम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन सियासी निज़ाम के बगैर भी तो समाज सेवा हो सकती है। ये कोई इस बात की मतलब ये कि बाइंडिंग फोर्स तो नहीं है कि अगर हम ये कहें कि हमें वोटिंग राइट अगर दिया गया तो हम अपना पैसा पीछे भिजवाएंगे, अगर वोटिंग राइट दिया गया तो अपने बिजनेसेस को पाकिस्तान में एक्सपैंड करेंगे विदाउट पॉलिटिकल एफिलिएशन, विदाउट होना चाहिए। मैं तो इस बात के हक में हूं कि वोटिंग राइट होना चाहिए, लेकिन इसको इस चीज़ से जोड़ना, जैसे कि बहुत सारी अब सियासी जमातों की जानिब से ये कहा जाता है कि जी आप रोशन पाकिस्तान अकाउंट जो है वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी अपना यूज़ करना बंद कर दें। तो आई थिंक ये भी तो ज्यादती है ना कहीं हमने सिस्टम को भी तो लेकर चलना है अमजद साहब। देखिए, हमें पाकिस्तान को के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देने पड़ेंगे। देखिए, ये मेरा राइट है बीइंग ए पाकिस्तानी। देखिए, मैं पहले तो पाकिस्तानी, बोर्न इन पाकिस्तान, आई एम ए पाकिस्तानी नाइको होल्डर, आई एम ए पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर। बिसाइड जो सर्कमस्टेंसेस है, जी जी, पाकिस्तानी जॉब अपॉर्चुनिटी थी, बिजनेस राइट अपॉर्चुनिटी राइट नहीं थी, तो मैं हाल मजबूरी यहाँ राइट। पे चलिए अमजद साहब, है। बात को गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं?
जी, मैं मिसेस ताहिर बात कर रही हूँ। सिर्फ मेरे 2 पॉइंट है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जी। कि जिन लोगों ने, जो पाकिस्तानी हैं जो वोट दे रहे हैं इस वक्त इन पार्टियों को, उनके वोट को ये कितनी वैल्यू करते हैं, उनको कितनी वैल्यू देते हैं। जो अब हम ओवरसीज, हम लोग तो इधर रहते हैं, हमें ये वैल्यू करेंगे। हमने तो हमेशा अपने मुल्क की सोची है, जी। मुल्क को बड़ा समझा है। लेकिन आज अगर बाजवा साहब, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है कि यकीनन वोटिंग राइट्स जो हैं वो होने चाहिए। हर एक की अपनी अपनी वाला ये राय है इस हवाले से। आप भी आ सकते हैं नाज़रीन इसी तरह से प्रोग्राम में, जैसे मिसेस ताहिर शामिल हुई हैं, उनकी एक अपनी राय है, आप भी आ सकते हैं, अपनी राय का इजहार जो है वो कर सकते हैं। जी एमजी साहब, आपने कॉलर जो है इनकी भी बात सुनी, तो लोग जो है यकीनन चाहते तो हैं कि रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और इस हवाले से सबसे बड़ा जो एक एलिमेंट है वो पैशन का है, वो उस जोश और जज्बे का है। हम सब के दिलों में रचा बसा है पाकिस्तान, तो बिल्कुल हम सबकी एक एफिलिएशन जो है वो नेचुरल है, ये अटैचमेंट जो है, ये एहसास जो है, ये मोहब्बत जो है, ये नेचुरल है। बहरहाल चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और प्रोग्राम में मुझे ब्रेक भी शामिल करनी है, लास्टली जल्दी से ये बता दीजिएगा कि फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी इस पिटीशन का क्या फ्यूचर है? देखिए, हम तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से जो ना बहुत उम्मीद रखते हैं कि वो सो मोटो ले। और ये जो डिजिटल वोटिंग है, देखिए दुनिया के हर हिस्से में होता है। अगर आप डिजिटल वोटिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जी पोस्टल वोटिंग कराते हैं, जी जी ताकि जी। देखिए मैं अपना वोट एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरे कोई कजन, मेरा कोई फ्रेंड पाकिस्तान में या कराची में कोई एमएलए खरीदना हो, मेरा दिल चाहता है मैं उसको वोट दूं, मेरा दिल चाहता है मैं उसे सपोर्ट करूं। कोई लोगों को मैं पसंद करता हूँ, मेरा दिल, मेरी फैमिली चाहती है उन्हें वोट दे। लेकिन अगर मेरे हाथ बांध दिए जाए, मेरी जबान को बंद कर दिया जाए, मेरे राइट को खत्म कर दिया जाए, तो मैं पाकिस्तान से किस तरह कनेक्ट रह सकता हूँ? ये तो बिल्कुल अजीब बात है। हम्म। एक तरफ आप आते हैं जब आपका अपना इंटरेस्ट होता है पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि राइट। हाँ, जब लोग आते हैं उनके पास से फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो आप ओवरसीज को रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप यहाँ पे आके असाइलम ले लेते हैं या ओवर स्टे कर जाते हैं तो आप ओवरसीज की तरफ देखते हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान में जाते हैं, व्हेन यू कम इनटू पावर, देन यू इग्नोर पाकिस्तानी। तो दिस इज नॉट वेरी फेयर। देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है, पाकिस्तानी मजहब का हिस्सा है, और एक पाकिस्तान की डेवलपमेंट में एक राइट। साइंस में, टेक्नोलॉजी में हम इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल हमें क्यों बिल्कुल। राइट राइट। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और हम सबकी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। आप एक नेक कॉज के लिए सोच जो है बिल्कुल वो उस पर ही अमाल का दारोमदार तो वैसे भी नीयतों पर है, वैसे भी फरमाया गया है। तो आपकी नीयत साफ है, इस हवाले से जो आप परसू करने जा रहे हैं मामले को, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। लेकिन एक बार फिर ख्वातीन हज़रात, हम लोग इस बात पर भी बिलीव रखना चाहिए कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या हैं। हम अपने इदारे जो हैं यकीनन हम उनको सर आंखों पर, उनकी जो अपनी इस हवाले से गुजारिशात हैं वो भी जस्टिफाइबल हैं, और इस हवाले से देखा जाए तो इदारे जो हैं वो सबसे पहले आते हैं, शख्सियात बाद में आनी चाहिए, और होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम देखा जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, चूँकि वो रेमिटेंस का अभी हमने देखा है कि जिस तरह से भेजी जाती है, और एक नेचुरल एक जो अटैचमेंट है वो हम सबकी पाकिस्तान के साथ है। तो हुकूमत पाकिस्तान को बहरहाल ऐसे ज़रूर देखना चाहिए कि अगर अभी पॉसिबल नहीं है तो इसको मुस्तकबिल के लाए अमल के लिए ज़रूर तैयार करना चाहिए। शामिल करते हैं ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक में राजा ज़ीशान आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के राइट्स के ऊपर, जो वोटिंग राइट्स हैं उनके ऊपर, और अमजद अली सईद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, जो कि चेयरमैन हैं इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल के। और अब दूसरे हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं बरतानिया के उस क्राइसिस के हवाले से कि जिसने आजकल हम सब की नींदें, अगर मैं कह दूँ, हराम कर दी हैं। तो ये भी बिल्कुल वजह होगा क्योंकि महंगाई जो कि एक आलमी मसला है, लेकिन बरतानिया को भी बहुत बुरे अंदाज के साथ, उसने बहुत भयानक अंदाज के साथ हिट किया है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो हमने देखा है कि जिस तरह से मसाइल में लोगों को इजाफा हुआ, रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं उनमें बहुत, उनकी कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। और जो हुकूमत की जानिब से, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की जानिब से, चांसलर जो है उनकी जानिब से ये बात की जा रही है कि ये अब बहालत मजबूरी में किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस अंदाज के साथ 2 साल हमने गुजारे हैं, वर्क फ्रॉम होम की एक टर्म है, हमने देखा है कि वो भी सामने आई। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो फरलॉक की स्कीम जो है वो एम्प्लॉयमेंट में जो थे उनको दी गई। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके हवाले से भी मुख्तलिफ ग्रांट्स जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से दी गई।
लेकिन अब इस मौके पे बावजूद इसके कि कोरोना वायरस की बदौलत तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोगों की मौत हुई बरतानिया में, अब हुकूमत का ये मानना है चूँकि हालात हम नॉर्मल हो चुके हैं और मुख्तलिफ डोजेस के बाद और इसके अलावा जो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तहकीकी सर्वे जो किए गए उनके बाद अब वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है कि हम अब उसको बिल्कुल ओपन कर दिया गया है, यानी तमाम ऑफिस को ओपन कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा मसला है सबके सामने वो कीमतों का है कि जब आपकी तनख्वाह जो है वो कम हो और आपके वसाइल जो हैं वो उतने ना हो कि जो आप के जो अफोर्डेबिलिटी है वो उसको टच कर सकें। तो इस हवाले से बात करेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में, क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी मुख्तलिफ जो इस हमने गुजारिशात जो हैं वो दी जा रही हैं, जिनको फ़िलहाल मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो डिनाई कर रही हैं। वो ये कहती हैं कि ये गवर्नमेंट की जानिब से एक फेलियर है और यही वजह है कि बोरिस जॉनसन जो कि बरतानवी वज़ीर आज़म हैं, अपनी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के हेड हैं, लीड करते हैं। यही वजह है कि हमने देखा है कि इस हवाले से जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो बिल्कुल बुरी तरीके से नाकाम रही है। सारे सिनारियों में जो हमने देखा है कि जो इलेक्शन करवाए गए, बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए, लोकल इलेक्शंस करवाए गए, उसमें वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। अब सूरत हाल ये है कि लोगों का ये मानना है कि ये तरक्की शायद उसी तरीके से हो सकती है कि अगर बरतानी वज़ीर आज़म इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद मुल्क अपनी सही डायरेक्शन पर आ जाएगा? यही वजह है कि बहुत सारे कंजर्वेटिव पार्टी के अपने एमपीएस, बहुत सारे उनके अपने मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो उन्होंने इस हवाले से ये बात लेकर आए कि बोरिस जॉनसन को अब घर भेज देना चाहिए। 148 और 211, जी हाँ, ये वो टारगेट्स थे, जो वो नंबर्स थे जो कि हमने परसों बरतानवी दारुल अवाम में, हमने बरतानवी पार्लियामान में देखा कि जो 211 जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म के हक में वोट दिया। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद है 148 की भी, क्योंकि टेरेसा मे के दौर में हम जानते हैं कि 117 का हदफ था, जो कि जो 117 अराकीन वो थे कि जिन्होंने उनके खिलाफ वोट दिए, और वो एक उनकी मेजॉरिटी जो कि बोरिस जॉनसन की निस्बत बेहतर थी, उनकी कंपैरेटिवली सिचुएशन बेहतर थी। बोरिस जॉनसन जो कि इंतखाब करवाया उन्होंने 2019 का, और ये कहा कि अगर ये बात है मुझ पर उंगली उठाई जाती है मैं इलेक्शन करवाऊंगा, और इलेक्शन के बाद वो 2/3 अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग का ये क्राइसिस ये किस हद तक आगे जाएगा और क्या ये गले की हड्डी बन के रहेगा कंजर्वेटिव पार्टी के लिए या नहीं। आज के इस खास प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं काउंसलर इमरान मलिक, जिनका ताल्लुक लिबरल डेमोक्रेट पार्टी से है। आप वॉटवोट से हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं। ये क्या बरतानवी हुकूमत में क्या इस वक्त जो है बरतानवी सियासी निज़ाम में हलचल हो रही है? आपकी सियासी जमात जो है जो कि अपोजिशन से आपका ताल्लुक है, और अपोजिशन तो खैर अपना रोल प्ले कर ही ली है, लेकिन आप इस सारे सिनेरियो को इमरान किस तरह से देखते हैं कि जब इसमें हमने देखा है कि कीमतों में बेतहा इजाफा हुआ है, यूनिवर्सल क्रेडिट जो कि हुकूमत दे रही है उनकी जानिब से भी 20 पाउंड हफ्ते की एक डिडक्शन की गई, और उसके बाद अब 3.1% यूनिवर्सल क्रेडिट में इजाफा तो किया गया है, लेकिन अभी भी वो कुछ बात नहीं बन पा रही है। लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। आप इस कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को इमरान कैसे देखते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जैसे कि आपने ऑलरेडी बता दिया है कि डिफरेंट क्राइसिस जो लिविंग क्राइसिस हैं इस यूके के अंदर तकरीबन लास्ट ईयर्स के एंड से स्टार्ट हो गए थे और अप्रैल में ये बूम अप हुए। इसकी बेसिक वजह मैं जो समझता हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, उसकी 2 बेसिक वजह है। एक तो कोविड-19 जो जिसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया, उसने यूके के अंदर भी लिविंग क्राइसिस होने के जो बेसिक वजह बनी, और उसमें ये था कि जितने भी बिजनेस थे वो तकरीबन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर वो बंद रखे गए। इस तरह और जो लोगों के माश के जरिए थे उनको भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से वो डेली रूटीन वाइज जो उनका एक जिस तरह एक रूटीन चल रही थी उस तरह से उन्होंने इनकम नहीं आ रही थी उनकी। इसके लिए बेशुमार ग्रांट्स भी दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उस ग्रांट को भी आपको भी पता होगा कि उसको भी मिस यूज किया गया और उन ग्रांट को भी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट जी, लोगों ने बहुत सारी 2-3 कंपनीज खोली, फेक वो दिखाई, और अब उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि हमारी कंपनीज बंद हो गई हैं। जो ग्रांट्स आपने दी, जो लोन दिया, वो हमारे साथ ही गया। सेकंड रीजन जो ये बनी, ये जो यूक्रेन और रशिया की वार, ये इससे भी
जो ऑलरेडी अफेक्टेड था, क्राइसिस आ रहे थे, और सेकंड ये जब सीन हुआ यूक्रेन और रशिया की वार का, इसमें आपको पता है कि मेन सप्लायर हैं इस कंट्री के लिए ऑयल के, गैस के और वीट्स के, तो जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई चेन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा इशू आए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। हमारी जो चीज़ें थी, प्रोडक्ट्स आ रही थी, फॉर एग्जांपल अगर वो विद इन 1 वीक यहाँ पहुँचनी है तो वो तकरीबन 1 मंथ, जिसके लिए मैं ये समझता हूँ ये जनरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि ये पहले से इस स्ट्रेटजी बनाते, एक प्रॉपर कंप्लीट और एक अथेंटिक टाइप स्ट्रेटजी बनानी थी टोरी गवर्नमेंट ने, जो कि ये स्ट्रेटजी बनाने में वो फेल हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रांट वाली, वो जो लोगों को प्रॉपर तरीके से ग्रांट नहीं मिली, और जिन जो लो इनकम थे उनको कुछ भी नहीं मिला। बेशुमार ऐसे मेरे पास केसेस हैं जो जी मेरे सामने आए हैं कि जो जेन्युइन बंदे थे उनको ग्रांट नहीं मिल सकी, और जो क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया, और राइट। जिसकी वजह से मिसयूज हो गई। और सेकंड ऊपर से जब ये यूक्रेन की वार और रशिया की वार स्टार्ट हुई, इसमें भी उन्होंने प्रॉपर अभी तक स्ट्रेटजी कोई नहीं बनाई, जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज का इशू है। आप जानते हैं कि इनको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह ये भी एक स्कीम लॉन्च करें, इमिग्रेशन सिस्टम जो इनका है वो हाईली स्किल्ड फेडरल स्किल वर्कर, हाईली स्किल वर्कर को ओनली कॉल करें ओवरसीज से, दूसरे जी ममालिक से, ताकि एक तो वो ह्यूमन रिसोर्स भी पूरा हो और साथ साथ इस कंट्री के लिए बेनिफिशियल जी भी जी हो। जी जी 2021 और का इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस भी से लेकर आया ना सामने हुकूमत, जो एक नया इमिग्रेशन एक्ट सामने लेकर आई। उसमें ये चीजें ज्यादा टैलेंट वो फॉलो करें, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरह के वो प्रॉपर तरीके से फेडरल स्किल वर्कर की स्कीम्स है, उनकी एक्सप्रेस एंट्री की स्कीम्स है, उनकी एनएचएस। लेकिन इमरान, सवाल ये पैदा होता है कि हमने देखा है कि यकीनन जो बहरान है वो आते हैं कौमों की ज़िंदगियों में, लेकिन ये एक मुख्तलिफ किस्म का सिनेरियो है। ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, ये एक आलमी मसला है, जो कि महंगाई, अब यकीनन कोरोना वायरस के बाद, चूँकि एक ऐसा वायरस था जिसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया। तो आप नहीं समझते इमरान के एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हमें भी लीनियंस जो है वो उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो देनी चाहिए और कॉपरेट करना चाहिए इस हवाले से कि जो कि मसाइल तो मौजूद हैं, लेकिन दूसरी जानब हुकूमत की जानब से ये भी कहा जाता है कि इस हुकूमत ने फैसिलिटेट भी किया है एक आम आदमी को, कि ये कहा गया कि आप सिर्फ घरों में बैठकर काम करें, हम आपको पे करते हैं, आपकी सैलरी का 80% जो है वो हम देते हैं, आप सिर्फ अपनी जान बचाएं। तो आप नहीं समझते कि इस सिनेरियो में गवर्नमेंट में भी तो कहीं ना कहीं के क्रेडिट उनको इमरान मिलना चाहिए इस हवाले से? जी बिल्कुल, कोविड के जहां हमने ये लो और नेट वाटर पॉइंट डिस्कस किए हैं, इसके बेनिफिट भी हुए हैं। वो इस तरह हुए हैं कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम के चांसेस मिले हैं, और इससे जितने भी कंपनीज थी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, उन्हें पता चला है कि वाकई हमारे पास ये बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। इस कोविड ने हमें सिखाया है कि किस तरह हम इसको यूटिलाइज करके अपनी जो ऑफिस की जो कॉस्ट है और ट्रैवलिंग की कॉस्ट है, इससे बचा जा सकता है। ये जी एक बड़ा जी बेनिफिट है। और जो बड़ा बेनिफिट जो मैं समझता हूँ, मेरे ओपिनियन के मुताबिक, बेशुमार चैरिटीज और बेशुमार कम्युनिटी के जो लीडर थे वो आपस में मिले, उन्होंने बेशुमार चैरिटीज के बाद स्टार्ट किए। फूड बैंक्स देखें, हर जगह फूड बैंक्स खुले हुए हैं, स्टिल जी अभी तक काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ सबसे बेस्ट ये लर्निंग पॉइंट था हमारा कोविड में, और लोगों ने जिस तरह मिलजुल कर, जिस तरह की एक जॉइंटली एफर्ट किया और इसको टैकल करने के लिए, और जो क्राइसिस को टैकल करने के लिए, और कोविड में जितने भी आपने कहा जितने लोग इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको टैकल, उनके जो फैमिलीज को सेव करने के लिए उन्होंने फूड बैंक्स और छोटी छोटी चैरिटीज, अपनी जितनी एक्स्ट्रा चीजें थी वो भी चैरिटीज को देना शुरू कर दी। फिर देखें बेशुमार लोग अटैच हुए नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, जैसे हमारे टाउन में साइकिल स्कीम हमने चलाई, बहुत सक्सेसफुल रही है। फिर ऐसे कंबाइंड शेयर टैक्सी सर्विस हमने स्टार्ट की है। लोगों ने ये भी स्टार्ट किया है कि शेयर टैक्सी सर्विस में आप 4-5 लोग कहीं एक ही सिटी में जा रहे हैं तो आप शेयर टैक्सी सर्विस को यूज कर सकते हैं। साइकिल स्कीम भी तो बहुत सारी बोरोज ने फॉलो की ना। ये बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। एक तो आप क्लाइमेट इमरजेंसी के वाले से भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि इनका टारगेट है 2030 में ये CO2 लेवल 0 करने का, उस वाले से भी बहुत बेस्ट थी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसके साथ साथ ये भी है कि जितने भी जैसे हमने एक और हमारी बारो काउंसिल ने स्टार्ट किया अरीवा क्लिक बसेस, आप जितने भी लोनलीनेस और जो डिमेंशिया के पेशेंट हैं, जो और पेशेंट हैं और एजड एल्डर पीपल हैं, उनके लिए आप क्लिक करेंगे जस्ट ऑनलाइन और कॉल करके, तो आपके
डोर स्टेप से उस बंदे को पिक करेगी। इस तरह वो एक तो उनके अपने फेयर और एक्सपेंस बच जाते हैं ट्रैवलिंग के, और उसके साथ साथ ये भी होता है कि कौंसल भी पैसा जनरेट कर रही है। मसलन राइट आपने राइट, लेकिन इमरान सवाल ये पैदा होता है कि देखिए मसला तो मौजूद है और हुकूमत रिकॉग्नाइज भी करती है कि भाई कीमतें हमें बढ़ानी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। अब इस सारे सिनेरियो में एक आम आदमी जो है, बरतानवी शहरी जो है, इन मसाइल को किस तरह से हल कर सकता है, इसका रियलिस्टिकली किस तरह से सामना किया जा सकता है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूँ कि प्राइसेस इंक्रीज क्या हुई, जो एक आम आदमी के लिए, जो एक जी आम हाउस होल्ड पर्सन है, उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। देखें, जिस तरह जो मेरे पास डेटा 9% इंक्रीज हुए हैं जो हाउस एक्सपेंस फ्रॉम अप्रैल 2022 से। कौंसल टैक्स रेज हुआ है 3.5%, जी वाटर बिल 7%, नेशनल इंश्योरेंस 10% इंक्रीज हुई है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारे 3.8% इंक्रीज हुए जी हैं। इस तरह एनर्जी बिल हैं जो 4% इंक्रीज हुए हैं। इसी तरह रेंट और मॉर्गेज भी इंक्रीज हुई है। जी तो इसको टैकल करने के लिए मेरी जो ओपिनियन है वो ये है, बेस्ट ऑफ बेस्ट, कि सबसे पहले इंडिविजुअल पर्सन को, वन बाय वन पर्सन को इसको टैकल करना चाहिए। लेट्स सपोज आप जैसे एनर्जी क्राइसिस हैं, तो ये करना चाहिए कि बेस्ट ऑप्शन इसके लिए है कि हम बिला वजह अपनी लाइट्स ऑन छोड़ देते हैं। जैसे बेशुमार लोग टॉयलेट बाथ में जाते हैं, हम्म आपने देखा होगा कि वो उसी तरह ऑन छोड़ के आ जाते हैं। कॉमन एरिया में हमारी लाइट्स, जो कमर्शियल बिल्डिंग है स्पेशली, उसमें लाइट्स ऑन रहती हैं। बल्कि हमें उस पर जाना चाहिए कि वो सेंसर सिस्टम पे लाना चाहिए, जी नई टेक्नोलॉजी। और इसी तरह हमें न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए सोलर सिस्टम पे आना चाहिए। हमारे घरों को सोलर सिस्टम अपने अपने घरों में लगाना चाहिए। बेशुमार गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं, जैसे 2-3 यूरोप की स्कीम्स चल रही हैं। उनके थ्रू जो है ना हम टैकल कर सकते हैं एनर्जी क्राइसिस को। और गवर्नमेंट के चाहिए कि सबसे बेस्ट जो यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस को हम टैकल कर सकते हैं, और जो एक्सपेंस हुए हैं इंक्रीज एनर्जी में, स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और दूसरा गैस में, इसमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट विंड एनर्जी स्टार्ट करे। विंड एनर्जी यहाँ बड़ी सक्सेसफुल है। विंड एनर्जी प्लांट्स और प्रोजेक्ट्स लगाएं डिफरेंट सिटीज जी में, टाउन में। इसके साथ साथ वेस्ट एनर्जी होती है, बायो वेस्ट एनर्जी। आपको पता है यहाँ प्रॉपर तरीके से वेस्ट का कलेक्शन है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इस राइट वेस्ट से हम बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा जबरदस्त टाइम है, क्योंकि इस वक्त हमारे लोग सफर कर रहे हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पलरी टाइम है। और हमारे पास बेशुमार कंट्री की एग्जाम्पल है। हम किसी एक कंट्री के एग्जाम्पल को, किसी मॉडल को उठाएं और उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करें, तो मैं समझता हूँ हर टाउन के अंदर अपनी एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी गैस, खुद से वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो इस वेस्ट, जो लोग सी साइड की तरफ, नॉर्थ की तरफ रहते हैं, विंड एनर्जी इजीली सक्सेसफुल रह सकती है। और जो लोग समझते हैं कि छोटे घर हैं उनके, तो उन पे सोलर यहाँ अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और सोलर पे मैं ये समझता हूँ कि आपका पूरा डे में भी अब और नाइट में भी अगर आप यूज करें, इवन यहाँ सनशाइन इतनी नहीं होती, जी लेकिन उस तरह जी से एनर्जी की जरूरत भी नहीं, बड़े बड़े पंखों और एसी की एब्सोल्युटली जरूरत नहीं नहीं इमरान, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इमरान मलिक साहब आपने ये सारा बताया कि इन रिसोर्सेज को हम लोग किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, बावजूद इसके कि अब मसला मौजूद है, लेकिन बहरहाल अपनी आमदन के हिसाब से इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, तो वो बहरहाल इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक और बात सवाल ये पैदा होता है इमरान मलिक साहब के, क्या इस सारे सिनेरियो में ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्राइसिस है, हमने देखा है कि जो हालिया 5 मई के इंतखाबात थे उन्होंने बुरे तरीके से डैमेज किया है टोरी गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अपनी सीटें गंवा दी हैं। क्या अगला आने वाला इलेक्शन टोरी हुकूमत के लिए डैमेजफुल होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग? डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज लोगों ने जो एक्सपीरियंस हासिल किया इन टोरी गवर्नमेंट से, ये जो मिनिस्टर थे, एमपीएस थे, इससे बड़े बड़े ब्लेंडर आपने देखे हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है, ग्रांट स्कीम्स जो इन्होंने स्टार्ट की हैं, और इसमें इन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर किए हैं, जिससे लोग इनसे जो है ना वो उस तरह मुतमईन और सेटिस्फाई नहीं है। इसी तरह बेशुमार ऐसे देखें, कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो बोरिस जॉनसन ने अपनी पार्टी अरेंज की, सब कुछ किया, जिससे लोगों के बिहेवियर में चेंज आया कि अगर ये लोग हमारे लिए ये काम करेंगे, तो जो हमारे लीडर हैं, तो आम आदमी क्या सोच सकता है। तो इसलिए लोगों के इसके साथ साथ और भी दो तीन लेकिन वज़ीर चीजें जो आज़म पर एतमाद का इजहार किया है ना उनके अपने एमपीज़ जो हैं, 211 का अदद तो आया है उनके पास इमरान साहब।
लेकिन कुछ कुछ लोग तो पार्टी के साथ भी एफिलेटेड होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या हमारे जो कंट्री है उसके अंदर जो लोग सिर्फ पार्टी से अटैच होते हैं, वो नहीं देखते कि मुल्क का क्या फायदा है, इसमें लोगों का क्या फायदा है। तो यहाँ भी वो लोग पाए जाते हैं। ये दुनिया में हर जगह सेम मेंटेलिटी के लोग पाए जाते हैं। तो देखें जो जिन लोगों ने वोट नहीं दिए उनकी भी तो सोच है ना, उनको भी तो इंक्लूड करेंगे। इसी तरह लोगों की भी सोच है। इस मतलब मैं समझता हूँ जनरल गवर्नमेंट के जो जनरल इलेक्शन होंगे तो उसमें ये टोरी पार्टी बहुत सारा सीटें लूज करेगी। इमरान, 10 साल लगे हमें 2008 के बाद जो बैंक्स का एक रिसेशन आया, एक जो क्राइसिस आया, उसे रिकवर करने के लिए आप क्या समझते हैं जो कोरोना वायरस की बदौलत, पेंडेमिक की बदौलत जो ये नुकसान हुआ है पिछले 2 साल में, और यकीनन अब खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस क्राइसिस को रिकवर करने के लिए इमरान आपकी ओपिनियन में कितना अरसा लगेगा हमें? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने साथ दिया तो मैं ये समझता हूँ 2030 तक ये रिकवर हो जाएगा। विद इन 5 to 6 years, 7 year मैक्सिमम 2030 तक। यानी जो विजन है का और जो विजन है सारी एक पार्टियों का, वो ये है कि हम 2030 तक एक तो जो क्लाइमेट इमरजेंसी इससे निकलें और इसके साथ साथ जो और क्राइसिस है हमारे लिविंग क्राइसिस, इससे निकलने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इनको 5 से 6 साल लगेंगे। और इसमें मैं ये भी समझता हूँ कि प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी डाउन होंगी आने वाले वक्त में, और ये होनी भी चाहिए। और गवर्नमेंट को कंसंट्रेट करना चाहिए मोर हाउसेज पे, और ऐसे हाउसेज हों जो मोर टेक्नोलॉजीबल हों, जिसमें कम एनर्जी यूज हो, ताकि लोगों के एक्सपेंस कम से कम हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट सोशल हाउसिंग की तरफ लेके जाए, ताकि लोगों को और जो मॉर्गेज सिस्टम है इसको भी थोड़ा सा ऐसी स्कीम बनाई जाए जैसे 5% की फर्स्ट बायर के लिए। इसलिए इस तरह जो लोग अभी कौंसल्स हाउसेज में रहते हैं ताकि वो खरीद सकें, आप इस तरह की कोई स्कीम्स बनानी चाहिए गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को बहुत टफ और स्ट्रिक्ट किस्म के डिसीजन लेने पड़ेंगे, तब जाकर ये विद इन 5 आने वाले 5-6 ईयर में वो इसको टैकल करके इसके साथ कम्पीट कर सकते हैं। अदरवाइज ये इम्पॉसिबल। राइट। लेकिन एक और सवाल ये पैदा होता है कि इमरान मलिक साहब, देखा है हमने कि 2016 में जब ब्रेग्जिट जो इम्प्लीमेंट किया गया था, जो एक रेफरेंडम करवाया गया था, उसमें 52 जो है वो लीव की जानिब थे, 48% रिमेन की जानिब थे। बहरहाल अब तो बैक इन द डेज अब की हम बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, अब तो इसकी हिस्ट्री हो चुकी है। अब बरतानिया जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब आप सारे सिनेरियो के इमरान अगर देखते हैं कि अगर पिछले 5-6 साल में जो डेवलपमेंट्स हुई है, उसमें ब्रेग्जिट है, उसमें 3 इलेक्शंस हमें करवाने पड़े, उसमें अब जो कोरोना वायरस की बदौलत जो 2 साल है वो बिल्कुल पूरा मुल्क जो है वो बंद रहा, उसकी हमने तबाहकारियाँ भी देखी हैं कि 1.5 लाख के करीब जो है लोगों की अमवात हुई। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, अब आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं हुकूमत को ये भी कंसिडर करना चाहिए कि मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके, गो के एक मुश्किल मरहला है क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातें कोशिश करती रही हैं, लेकिन क्या ये मौका है कि एक बार फिर एक दूसरे रेफरेंडम की जानिब जाया जाए और लोगों से एक बार फिर पूछा जाए कि अब इस सारे सिनेरियो में आप क्या समझते हैं? क्या आपकी ओपिनियन में बरतानिया को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा दोबारा बनना चाहिए इमरान मलिक साहब? एज अ लिव डेम काउंसलर हम तो शुरू से यही कंपेन और आज तक हम ये कह रहे थे, उस वक्त भी हम कह रहे थे ये बहुत बैड डिसीजन है, इससे बड़े बड़े इफेक्ट होंगे, और आपने देखा है कि ये इफेक्ट हुए। उसके बाद ऊपर से कोरोना आ गया, फिर ये वार आएगी यूक्रेन और रशिया की, ये तीनों चीजें लेकर इसकी तब जाकर ये क्राइसिस यूके के अंदर पैदा हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये उस वक्त बैड डिसीजन था। ये ऐसा डिसीजन जल्दी में इस बंदे ने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया तो पूरा करना पड़ा। लेकिन मैं हमारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेट शुरू दिन से और आज तक और मुस्तकिल में भी इसके खिलाफ है कि ये बैड डिसीजन था, ऐसा नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। काउंसलर इमरान मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और आपसे कोई इसी तरह से आपकी जो प्रोग्राम में ओपिनियन है वो हम लोग लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, लिबरल डेमोक्रेट से इनका ताल्लुक है। ख़वातीन हज़रात, सवाल ये पैदा होता है कि इस हवाले से यकीनन जो एक सबसे बड़ा एक चैलेंज है वो यही है कि हम लोगों को मुत्तहिद होना है, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में यकीनन ये एक ऐसा मसला है जो कि ग्लोबल एक बन चुका है। सारी दुनिया जो है वो इस वक्त महंगाई का सामना उनको करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ वहाँ पर जो हमने देखा है कि इशूज़ जो हैं वो इसके अलावा एंटी सोशल बिहेवियर हो या कि हेट क्राइम हो, इनमें भी इजाफा हो रहा है, जो कि नेचुरल है। शायद कहीं ना कहीं एक ऐसे सेंटिमेंट जिसमें
क्राइम रेट भी कहीं ना कहीं जो है वो उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। हम सब ने मुत्तहिद रह के और साबिर बनकर इस सारे क्राइसिस का मुकाबला करना है। कौमों पर मुश्किल वक्त आते हैं, पहले भी लोगों पर भी आए हैं, लेकिन उन्होंने उस क्राइसिस का सामना किया है। ये एक मुश्किल मरला है एक आम आदमी के लिए, चाहे वो उसका ताल्लुक बरतानिया से है, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। आप किसी भी जगह पर बैठे हैं, पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक जो अपने अंदर का एक जो कंट्रीब्यूशन है, एक जो जज्बा है अपने अंदर का, वो हमें देना है। वो मेक श्योर करना है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि उस वतन के लिए आपने अपना रोल प्ले करना है। ये एक मुश्किल घड़ी है, इसके बाद हर मुश्किल के बाद एक आसानी है। और वैसे भी ये फरमाया गया है, और बतौर मुसलमान हम सब का अकीदा है कि हर मुसलमान को ये बताया गया है, फरमाया गया है कि हर मुश्किल घड़ी के बाद एक आसानी है। तो हमें उस बेटर टाइम्स के लिए, एक आसान वक्त के लिए, एक उन वक्तों के लिए कि जिनमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, कि जिसमें क्राइम रेट जो है वो कम होगा, कि जिसमें तमाम लोग जो हैं वो कानून की नज़र में बराबर होंगे, और जो एक राइट्स की बात की जाती हैं वो तमाम अक़लियतें हों, वो आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी भी गली से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखते हो, तमाम इक्वल उनको राइट्स मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान राजा ज़ीशान को आज के इस स्पेशल सिग्नेचर टॉक के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।